हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस बैंकिंग एग्ज़ाम्स का इंटरव्यू का। तो मैं आज कुछ इस वीडियो में ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो शायद ही कोई किसी यूट्यूबर ने बताई हो या किसी इंटरव्यू टीचर ने बताई हो आप लोगों को। तो ऐसे कुछ इंटरव्यू टिप्स बताऊंगा। और मैंने ऑलरेडी IBPS PO का भी इंटरव्यू दिया है, तो उस बेसिस पे सेल्फ गिवन एनालिसिस की क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो जनरल प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू रूम प्रिपरेशन। ठीक है, तो आज पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जनरल प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन क्या होता है, मतलब क्या प्रिपरेशन, जनरल क्या प्रिपरेशन रहना चाहिए इंटरव्यू के पहले। ठीक है, तो सबसे पहले रीड कॉल लेटर केयरफुली, सिटी सेंटर नेम। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो सारा कुछ शेयर करूँगा कि क्या प्रॉब्लम्स हुई है, किन थोड़े बच्चों के साथ हुई है, मेरे साथ हुई है, क्या क्या उसमें दिक्कतें आई है। तो इसलिए पहला पॉइंट रीड कॉल लेटर केयरफुली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा एग्ज़ाम था, प्री का पेपर था कोई सी बैंक एग्ज़ाम का। ठीक है, मेरा हर बार एक ही सेंटर मुझे मिलता था। तो मुझे लगा कि सेंटर मेरा वही होगा जो हर बार मिलता है, और मैं उस सेंटर पर पहुंच गया। जब वहाँ जाके देखा तो पता चला कि वो सेंटर था ही नहीं मेरा। मेरा सेंटर 20 किलोमीटर दूर दूसरा सेंटर था। अब मेरी आदत ऐसी थी कि मैं आधे घंटे पहले पहुंच जाता था हर सेंटर में, तो इस बार भी मैं पहुंच गया था आधे घंटे पहले। तो और प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास अपना पर्सनल व्हीकल था, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। मैं आधे घंटे के अंदर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जो मेरा सेंटर था मैं वहाँ पर पहुँच गया, लास्ट में पहुँचा एकदम, बट एंट्री मिल गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमेशा हमेशा कोई भी एग्ज़ाम देने जाए, कॉल लेटर को हमेशा ज़रूर पढ़े, और इंटरव्यू कॉल लेटर को भी ज़रूर, क्योंकि आप 2 या 3 फेज़ क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप हमेशा सिटी, सेंटर और आपका नाम, मैंने ये 3 चीज़ पे इसलिए फोकस किया है। एक तो सिटी सेंटर, तो आपको समझ में आ गया कि मैंने क्यों फोकस किया, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं नहीं चाहता कि दूसरा किसी के साथ हो। ठीक है, और नाम मैंने इसलिए मेंशन किया है कि आपकी नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक करें, क्योंकि आपने एप्लीकेशन टाइम भरते वक्त अगर नाम की स्पेलिंग गलत डल गई हो गलती से, कि इंटरनेट कैफ़े वाले व्यक्ति के साथ, या आपने खुद ने फॉर्म भरा हो तो गलत डल गई हो, क्योंकि ये नाम की अगर स्पेलिंग मिसमैच होती है, नाम की एडमिट कार्ड और आपकी वोटर आईडी या जो भी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो भी रहेगा आप जो लेके जाएंगे, उसके साथ अगर नाम की स्पेलिंग मिसमैच होती है तो आपको एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना कि आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो पूरा प्रॉपर एकदम अपने आईडी कार्ड से डेट ऑफ बर्थ, नाम दोनों मैच होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट रखा है कि कॉल लेटर को हमेशा केयरफुली रीड करें, और इन चीज़ का ध्यान रखें, सिटी सेंटर का नाम और अपनी DOB, डेट ऑफ बर्थ का भी ध्यान रखें कि जो अपनी फ़ोटो आईडी कार्ड है उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, एक भी थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो या तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए पहले से। ठीक है, और हम आगे डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ है। तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका इंटरव्यू डे जो सेंटर है ना, तो अगर आपका इंटरव्यू सेंटर बहुत दूर है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर है, तो आप रिस्क मत लेना कि मैं नाइट में निकल जाऊं और सुबह तक पहुंच जाऊंगा, फिर 2-3 घंटे मेरे पास रहेंगे। ठीक है, ऐसी रिस्क बिल्कुल मत लेना। बेटर है कि आप एक दिन पहले ही वहाँ पहुँच जाए, सेंटर की सिटी, जो सेंटर जिस सिटी में है वहाँ पे आप एक दिन पहले ही पहुँच जाए, और हो सके तो आप पहले ही वो वेन्यू देख लें। आप इसी रिस्क, और इंटरव्यू डेट पे तो आप बिल्कुल, इंटरव्यू के दिन तो आप बिल्कुल रिस्क मत लेना। इवन इंटरव्यू डे पे भी आपको लेट नहीं होना है, आपको जल्दी उठ के और टाइम पे पहुँचना है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट जो है, टेक रेस्ट बिफोर इंटरव्यू डे। इंटरव्यू डे अगर आप एक दिन पहले पहुंच गए तो आप आराम से रेस्ट कर पाएंगे, ऑब्वियस बात है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप मान लीजिए रात में 9 बजे निकले और सुबह 6 बजे पहुँचे, आपका इंटरव्यू 8 बजे है, तो आप पैनिक करेंगे, है ना। फिर दूसरी चीज़, सिर दर्द अगर चालू हो गया तो वो प्रॉब्लम, तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के समय आपको बिल्कुल फ्रेश माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। अगर आप बहुत नॉलेजेबल है, आपको बहुत नॉलेज है, वो कुछ काम नहीं देता वहाँ पर, कुछ भी काम नहीं देता। आपको बहुत ज़्यादा आता है, वो भी कुछ काम नहीं देगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं वहाँ गए, आप फ्रेश माइंड से नहीं गए, तो आपको दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे पहले, जैसे मैंने मेरा किस्सा बता ही दिया आपको स्टार्टिंग में ही, तो आधे घंटे पहले ही पहुंच जाए। आधे घंटे पहले पहुंचने से आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेगी। जैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है तो आप अरेंज कर पाएंगे आधे घंटे में, क्योंकि एक बार एंट्री मिलने के बाद वो वापस भेजे ना भेजे इसका कोई कोई वो नहीं है। भेज भी सकते, नहीं भी भेज सकते, मोस्ट प्रोबेबली भेजते नहीं हैं। एक बार आप एंट्री ले लिया आपने, उसके बाद नहीं भेजा जाता बाहर, तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, वो एंट्री गेट, इंटरव्यू के जो इंटरव्यू सेंटर होता है वहाँ पे आपको एंट्री दे ना दे, कब, आपके रिपोर्टिंग टाइम के पहले। ये भी कंफर्म है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम के 15 मिनट पहले, जैसे मैं गया था तो मुझे 15 मिनट, जैसे 10 बजे मेरा इंटरव्यू था तो 15 मिनट पहले ही मुझे एंट्री दी गई थी। उसके पहले मैं 9 बजे से जाके खड़ा हो गया, पर फिर भी हमें एंट्री नहीं दी गई, अलाउ नहीं किया गया अंदर बिल्कुल भी। तो हमेशा ध्यान रखें, आधा घंटा सफिशिएंट है, आधे घंटे पहले, जिससे हम आसपास अगर कोई आता है तो उससे बातचीत करके, अगर डॉक्यूमेंट मिस हो चुके हैं तो हम वो अरेंज कर सकेंगे। ठीक है। इंटरव्यू दिन आपको ब्रेकफास्ट और टी लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट करके जाओ आप, हेवी ब्रेकफास्ट नहीं, लाइट ब्रेकफास्ट करके जाओ, जिससे आपका माइंड, और चाय या जो भी दूध चाय जो भी आप पीते हो पीकर ही जाए। ठीक है, चाय दूध जो भी, एकदम जिससे आप तरोताज़ा रहे, एकदम फ्रेश माइंड रहे। ठीक है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब मान लीजिए आप इंटरव्यू आपका 10 बजे चालू हो रहा, जैसा मेरा हुआ था 10 बजे चालू हुआ था, तो 10 बजे इंटरव्यू गेट से एंट्री दे दी थी हमने। फिर आप गार्ड या जो भी आपका अथॉरिटी आएगी वहाँ पर, आपको उनके इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना चाहिए। जो भी वो बोलेंगे आपको उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, इंटरव्यू वाले दिन कुछ नहीं होता। आज जैसे आपको गेट से एंट्री दी, आपको कोई व्यक्ति लेने आएगा गार्ड, या तो आपको गाइड करेगा कि आप वो कमरे में बैठ जाइए या वहाँ चली जाइए, या फिर कोई अथॉरिटी, कोई सर टीचर कोई भी आएगा तो वहाँ पे आप उनके इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना। ये मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें बहुत से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए मैंने ये पार्ट रखा है जीवी का। ठीक है। मैं हर एक चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत मिस्टेक्स हुई है, बहुत चीज़ें प्रॉब्लम हुई है मेरे इंटरव्यू के समय, बहुत से लोगों के साथ, मेरे साथ भी कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। मेरी इंटरव्यू 10 बजे, मुझे वहाँ गार्ड ने इंस्ट्रक्ट किया कि आप आगे चले जाइए। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने एंट्री दी। एंट्री पे गार्ड ने हमारे से साइन करवाए कि आप आए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आगे एंट्री गार्ड ने बताया कि आप एक हॉल में बैठ जाइए। ठीक है। हॉल में बैठने के बाद एक सर आए, उन्होंने ब्रीफ किया हमें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आप वो अरेंज कर लीजिए। और फिर वो हमें इंटरव्यू के लिए ऊपर, मतलब नीचे था हॉल, फिर ऊपर ले गए, और वहाँ पे उन्होंने फिर डीवी के लिए पैनल वाइज हमें बिठा दिया था कि पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, और डीवी के लिए हमें भेजा। पैनल 1 से एक बच्चा, पैनल 2 से एक बच्चा, पैनल 3 से, ऐसा जो भी उनका वे रहेगा वो रहेगा। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम इसके तब शुरू होती है जब वो ब्रीफिंग करते हैं और जब डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि यार हमारे पास ये नहीं है या हमारे पास वो नहीं है। ठीक है। तो जब मैंने पहली स्लाइड दिखाई थी कि रीड कॉल लेटर केयरफुली, तो उस समय आपको उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है। उसके इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा रहता है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या नहीं लगेंगे। ठीक है। तो उसमें जो सेंटर है, सिटी है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके साथ एक चीज़ और कि इंस्ट्रक्शन को रीड करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब डीवी में जो हमको ब्रीफिंग दी थी उसमें कैसे क्या था, मैं पूरे डिस्कशन करता हूँ। ठीक है। सबसे पहला आता है कॉल लेटर प्रिंट आउट, जो हमें ज़रूरत पड़ी थी IBPS PO में। तो कॉल लेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसका आप प्रिंट निकालते हो। ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन पेज नहीं निकालते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी गलती है ये कि इंस्ट्रक्शन पेज भी निकालना। मैंने भी यही गलती करी थी कि मैंने इंस्ट्रक्शन पेज नहीं निकाल के ले गया था मैं। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि कॉल लेटर का इंस्ट्रक्शन पेज भी होना कंपलसरी है। ठीक है।
तो जब भी आप कॉल लेटर का प्रिंट निकालें इंटरव्यू में IBPS के, तो ज़रूर पूरा प्रिंट निकालना, जितने पेज है। अगर इंस्ट्रक्शन के 2 पेज है तो 2 पेज, प्लस अगर आपके कोविड का फॉर्म है तो वो कोविड का फॉर्म भी, कोविड के इंस्ट्रक्शन भी, तो सारा प्रिंट आउट उनको कोई सेंटर में मांगते हैं या कोई सेंटर में नहीं भी मांगे, लेकिन आपको हमेशा कॉल लेटर पूरा का पूरा प्रिंट निकाल के ले जाना है इंटरव्यू के समय। अब उनका लॉजिक क्या था? उनका लॉजिक ये था कि आप उस पेपर पे साइन करोगे इंस्ट्रक्शन वाले पे कि आपने पढ़ लिया है, आप सेल्फ अटेस्टेड उसको करोगे कि आपने पढ़ लिया है डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रक्शन उस इंटरव्यू के दिन के, ठीक है, ये प्रूफ के लिए। इसीलिए उन्होंने बोला कि आपको इंस्ट्रक्शन पेज भी लेना। अब क्या हुआ, अब मेरे पास जैसे नहीं था तो मुझे क्या करना पड़ता, बाहर से या तो अरेंज करना पड़ता या वहीं से अरेंज करना पड़ता। तो मेरे साथ ऐसा था कि कुछ लोग 2-2 सेट बना के लाए थे, तो एक ही फ़ोटोकॉपी का सेट ज़रूरत था, तो मैंने उनसे अरेंज कर लिया। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम इस केस में नहीं आई, ठीक है। लेकिन आपके साथ आ सकती है, कभी कोई एक ही लाया, अगर एक ही प्रिंट आउट लाया अगर सब लोग, तो दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा कॉल लेटर का पूरा कॉल लेटर जो जितना आया, जितना डाउनलोड हुआ है, वो पूरा का पूरा प्रिंट निकालना कंपलसरी है, ठीक है। और हमेशा हर इंटरव्यू में 2 सेट आप लेके जाया करें डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2 सेट्स डॉक्यूमेंट के ले जाना ज़रूरी है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म। सेम एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ये ले जाना ज़रूरी है। एक बच्चा ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके नहीं लाया था, इसीलिए बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें हुई है, ठीक है। पहली चीज़ मेरे साथ हुई, दूसरी चीज़ मेरे साइड में बैठा हुआ एक लड़का था, वो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करा के नहीं लाया था। अब वो क्यों नहीं लाया था, उसका रीज़न ये था कि उसकी जो ग्रेजुएशन की डेट ऑफ ग्रेजुएशन था, मार्कशीट, वो जो डली थी वो अलग डली थी और एप्लीकेशन फॉर्म पे अलग डली थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे, जब उसका रिज़ल्ट नहीं आया था, तो इस वजह से। बट आप कुछ भी हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह से, ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी रहते हैं, तो ये आपको लाना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट करवाएं, पूरा प्रिंट करवाएं, ठीक है, कंप्लीट। जैसा डाउनलोड हुआ है वेबसाइट से, वैसा का वैसा इंस्ट्रक्शन है, या थंब है आपका, लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो वो सारा का सारा पूरा 4 या 5 पेज का होता है, वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ होती है सी, जो वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। आपको इसमें वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी मेंशन होता है, ठीक है, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ठीक है। लेकिन राशन कार्ड आप नहीं ले जा सकते, प्लस एक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं आप यूज़ कर सकते, ठीक है। तो वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपका होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको इसका प्रिंट भी लेके जाना है और ओरिजिनल भी लेके जाना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फ़ोटोकॉपी, प्रिंट और फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल, ये दोनों आपको ले जाना है। प्रिंट जो है फ़ोटोकॉपी ये वो लोग रख लेंगे, और ओरिजिनल आपको शो करने के लिए, मैच करने के लिए फ़ोटोकॉपी से, ठीक है। ये आपको दोनों कंपलसरी है लेके जाना। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि जो आप फ़ोटो आईडी ले जा रहे हो उसमें नाम की स्पेलिंग, ठीक है, नाम की स्पेलिंग प्लस डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और नाम आपकी मैच होना चाहिए, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म से, ठीक है, दूसरा आपके एडमिट कार्ड से, और तीसरा आपका फ़ोटो आईडी कार्ड से, ठीक है। तीनों पे, चारों पे सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम की स्पेलिंग या तो ए या बी या उल्टी सीधी है किसी भी एक में, या फिर आपका मान लो सरनेम नहीं है, पापा का नाम है किसी आईडी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूरा नाम जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में भी, ठीक है, 10th की मार्कशीट में भी आपका पूरा नाम सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका नाम है अंकित रघुवंशी, ठीक है, ये स्पेलिंग है, यही की यही स्पेलिंग आपकी, पूरा यही का यही नाम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंकित राम, ये उसके फादर का नाम, तो अंकित राम किसी आईडी में लिखा है। या ये नहीं होना चाहिए कि अंकित की स्पेलिंग लाइक ANKEET है किसी आईडी में,
सब आईडी में ये स्पेलिंग ये यही होना चाहिए, नाम भी यही होना चाहिए, सब कुछ यही होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो अपन ने पढ़ा वो क्या है, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। और इसमें मैंने बता दिया क्या क्या ज़रूरत है, और एडमिट कार्ड में भी आप दे सकते हैं कि कौन कौन सी लगती है, ठीक है। उसके बाद आता है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। ये 2 चीज़ लगती है। अगर नहीं है तो इनके सर्टिफिकेट्स चल जाएंगे जो देते हैं, ठीक है, 10th 12th के। आपको ये मार्कशीट जो है, इन दोनों में से किसी एक पे डेट ऑफ बर्थ होती है, तो डेट ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है। तो यही डेट ऑफ बर्थ आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में मैच होना चाहिए। एडमिट कार्ड में तो ऑब्वियसली मैच होगी क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म से रहती है। प्लस आपका जो वोटर आईडी है उसमें भी सेम होना चाहिए यही डेट ऑफ बर्थ जो ये 10th की मार्कशीट पे है, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ ये सब मैच होना चाहिए, नाम भी और सब कुछ इनमें, ठीक है। एक में भी अगर मिसमैच होता है तो वो हो सकता है कि आपको बाहर कर दे। अब अगर मिसमैच है तो क्या करना है मैं वो आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। उसके अलावा आपको लगेगा ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। प्लस इन दोनों की डिग्री आपकी, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको पोस्ट मार्कशीट लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, है ना। और इनकी डिग्री होना भी कंपलसरी है, ये चीज़ ध्यान रखें। डिग्री होना ज़रूरी है आपको। आप अगर डिग्री नहीं ले जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको इंटरव्यू में बैठने ना दे, ठीक है। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और इसमें क्या, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सारे सेमेस्टर की भी मार्कशीट ले जा सकते हैं, जितने सेमेस्टर आप 6 सेमेस्टर 7 8 जितने भी आपके सेमेस्टर थे सारी की मार्कशीट ले जाओ, प्लस आपकी डिग्री ले जाओ, आपका काम हो जाएगा। प्लस ओरिजिनल, इसमें भी फोटो कॉपी एंड ओरिजिनल दोनों, ठीक है। दोनों मैच करना चाहिए, वो मैच करेंगे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप जॉब में हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगेगी। आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और प्रिंट भी और ओरिजिनल भी, ठीक है। ये दोनों चीज़ लगेगी, प्रिंट और फोटोकॉपी या ओरिजिनल, ठीक है। तो सर्विस सर्टिफिकेट अगर अगर आप करते थे कहीं जॉब पहले तो आपको वो भी लगेगा। अगर आप कर रहे हैं अभी जॉब, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं अभी जॉब तो आपको एनओसी लगेगा उस जगह का। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो अब इसमें बहुत से प्रॉब्लम आती है, इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है एनओसी लेने में, ठीक है। तो एनओसी में अगर आप बैंक किसी और बैंक में ही काम कर रहे हैं तो आपके ब्रांच मैनेजर से आप लीजिए एनओसी, ठीक है। या आप किसी प्राइवेट कंपनी में तो वहाँ से एनओसी लाने की ले लीजिए, ठीक है। तो आपको ये अगर गवर्नमेंट में तो आपको वो ज़रूर ही मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे वो कि एनओसी आप सबमिट करो, और उनको ओरिजिनल एनओसी ही लगेगी। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये ओरिजिनल आप फोटोकॉपी करवा के भी ले जाइए, बट वो मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के समय ओरिजिनल ही मांगते हैं। जो भी है आपको ये कंपलसरी है एनओसी ले जाना भी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कास्ट। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। ईडब्ल्यूएस और जो ये सर्टिफिकेट होते हैं अगर अप्लाई होते हैं तो आपको ये सब भी सर्टिफिकेट ले जाना है। आप कहाँ से बनाना है, क्या बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। जो जो भी सर्टिफिकेट आपका है, जैसे कास्ट का सर्टिफिकेट तो चल जाएगा, ईडब्ल्यूएस जो रहता है ये सर्टिफिकेट जो है वो लेटेस्ट वाला हमेशा रहे आपके पास, वो ध्यान रखिए। क्योंकि कुछ कुछ एग्ज़ाम्स क्या लेटेस्ट वाला मांगती है कि 2019-20 का दो, 2021 का दो, या 18-19 का दो, ठीक है। तो आपको ये सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, इसकी भी आपको फ़ोटोकॉपी 2 सेट और ओरिजिनल लेके जाना, ठीक है। प्लस अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप ये भी लेके जाना, ठीक है। अब मैंने ये भी लेके जाना और इसकी फ़ोटोकॉपी जमा करना, ठीक है। अगर कंपलसरी हमने बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने फिल किया है तो आपको ज़रूर मांगेंगे वो कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिखाइए, ठीक है। तो ये भी ले जाना, इसके प्रिंट और फोटोकॉपी। अब मैंने कुछ चीज़ें बताई है, जैसे नाम का मैंने बताया सब जगह मैच होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही फ़ोटो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाएंगे ना, स्कैन करके जो आप फ़ोटो लगाते हैं वो भी आपकी लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि एक बंदे को
फ़ोटो की वजह से रोक दिया था कि आपकी फ़ोटो आपके चेहरे से मैच नहीं हो रही है। उन्होंने ऐसे ही फ़ोटो लगा के देखा आपका मैच नहीं हो रहा और उसे इंटरव्यू के लिए रोक दिया गया था। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश करना कि फ़ोटो जो रहे वो आपकी लेटेस्ट रहे, आपकी फ़ोटो से मैच होके रहे, प्लस उसके आपके पास कम से कम 10 कॉपी हो। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें आपके पास 10 कॉपी होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी लगती है, वो सेम फ़ोटोग्राफ लगती है हर जगह। अगर आपने IBPS PO का फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो लगी है वही आपके मेंस के कॉल लेटर पे लगेगी, प्री के कॉल लेटर पे लगेगी, इंटरव्यू के कॉल लेटर पे लगेगी, आपकी ज्वाइनिंग के समय लगेगी, वो सारी फ़ोटो। तो हमेशा ध्यान रखें कि लेटेस्ट फ़ोटोग्राफी आप लगाएं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप ये जो डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं वो प्रॉपर लेके जा रहे हैं। एक बंदे के साथ ऐसा हुआ था कि वो एप्लीकेशन फॉर्म IBPS PO के इंटरव्यू में गया और लेके वो RRB PO का एप्लीकेशन फॉर्म ले गया, और या फिर एडमिट कार्ड ले गया। तो ऐसी गलती मत करना कि आप अगर IBPS RRB दोनों क्लियर करते हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स अलग अलग रहें, एप्लीकेशन फॉर्म IBPS का RRB में ना ले जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ग्रेजुएशन का जो ईयर है ये भी प्रॉब्लम देता है। ग्रेजुएशन की जो डेट है वो मैच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी एक केस हुआ था जिसका मैंने बताया था ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेकर आया था, तो उसके केस में क्या हुआ कि ग्रेजुएशन उसका एज मेंशन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन में जो मेंशन होता है कि इसके बाद ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसका उसके बाद का था, है ना, ग्रेजुएशन डेट। तो आप या तो अप्लाई ही ना करें अगर डेट, क्योंकि वो रोक देते हैं, है ना। आप ये ध्यान रखें कि आपका ग्रेजुएशन डेट विद इन अ लिमिट हो डेट के। ठीक है, मैच होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए 1 नवंबर 2020 आपका बोला गया है कि ग्रेजुएशन डेट होना चाहिए, इसके बाद अगर किसी का ग्रेजुएशन होता है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपका रिज़ल्ट 1 नवंबर 2020 तक आ गया हो तो ही आप फॉर्म फिल करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि वो इंटरव्यू में फिर बाहर कर देता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी डॉक्यूमेंट्स की, है ना। अब इसके बाद आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मेरा पर्सनल जो था, हमें 15 मिनट पहले एंट्री दी गई, ब्रीफिंग किया गया, ऊपर DV के लिए लेके गए। ठीक है, तो DV में क्या क्या होता है, ठीक है, पैनल वाइज हमें बिठा दिया, 1 2 3 3 पैनल थे, हर पैनल में लगभग 10 से 15 बच्चे थे। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में DV के समय क्या होता है, सबसे पहले हमारा फ़ोटो लिया जाता है। DV के समय सबसे पहले फ़ोटो लिया जाता है ना। फ़ोटो के बाद हमारा आइरिस स्कैन हुआ था, क्योंकि IBPS PO में आइरिस स्कैन हुआ था। ठीक है, मेंस के समय IBPS PO मेंस के समय आइरिस स्कैन हुआ था, इसलिए आइरिस स्कैन हुआ। ठीक है, थंब भी हो सकता है, लेकिन IBPS PO में थंब नहीं हुआ इंटरव्यू के समय। थंब भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, थंब भी हो सकता है कि वहाँ वेरीफाई करने के लिए लगाया जाए। अब इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जब आप मेंस में ये बायोमेट्रिक करवाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कैसे फिंगर रखी है। ठीक है, कैसे आपने आइरिस स्कैन दिया है, तरीका उसका क्या था। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है कि मैं जब आइरिस स्कैन कराने गया तो वो जो इंस्ट्रूमेंट था उनका, वो उनने आँखों के एकदम पास लगा के और फिर स्कैन किया, तो स्कैन ही नहीं हो रहा था। कम से कम ऐसा 5 मिनट तक स्कैन करते रहे वो, बट स्कैन नहीं हुआ। फिर मुझे ध्यान आया कि मेंस के समय उनने वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा दूर रखा था, जिसकी वजह से शायद स्कैन ना हो रहा हो, क्योंकि हम पास रख रहे थे इंटरव्यू के समय। ठीक है, तो जैसे मैंने उनको बोला कि मैम आप थोड़ा दूर रखिए, दूर करके देखिए, तो जब उनने दूर करके देखा तो वो मैच हो गया, मेरा आइरिस का स्कैन मैच हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपने प्लस कौन सी आँख का दिया, कौन से हैंड का दिया, ये भी आप ध्यान रखना कि आपने उस समय कौन से हैंड का दिया हो। मान लीजिए लेफ़्ट की जगह राइट का दे दिया हो या राइट की जगह लेफ़्ट का दे दिया हो, तो ये चीज़ बायोमेट्रिक में आपको ध्यान रखना है मेंस के समय ही कि आपने कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है आपके लिए जो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके अलावा अगर बाई चांस फिर भी मैच नहीं हो तो ऑल पॉसिबल वेज लगा दीजिए आप आइरिस स्कैन या फिंगरप्रिंट, क्योंकि ये होना ज़रूरी है। वो फिर अलाउ नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि कोई और बंदा है, फिर ID वाईडी या तो आप दिखा दो। पैनिक कहीं नहीं करना आपको, पैनिक इंटरव्यू के समय कुछ भी नहीं करना। ठीक है,
फिर क्या हुआ था हमारा, जैसे आइरिस वगैरह हुआ, फिर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले गए। उसमें हमने ऑलरेडी जो ब्रीफिंग किया था कि ये आपको फ़ोटोकॉपी ऐसी ऐसी लगाना है, वैसी वैसी हम लगा के रखी थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए, अंदर पैनल वाइज बैठे हुए थे सर। उनने हमारे पैनल, जैसे मेरा पैनल 1 था, तो उन्होंने चेक किया, और चेक करने के बाद हमें इंटरव्यू रूम में ले गए। ठीक है, अभी इसके अलावा एक चीज़ और जो हमेशा क्वेश्चन रहता है ड्रेस कोड का, कि आप ड्रेस कोड क्या पहन के जा सकते हैं। ड्रेस कोड आप कुछ भी पहन के जाओ फॉर्मल में, ठीक है। आप शर्ट भी पहन के जा सकते हैं, पैंट भी पहन के जा सकते, शर्ट पैंट भी पहन के जा सकते हैं। ब्लेज़र आपको पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना तो मत पहनो। शूज़ ब्लैक पहन के जाओ, या फॉर्मल शूज़ जो भी है वो पहन के जाओ, ठीक है। इसमें मेन चीज़ है कि ब्लेज़र और टाई इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ब्लेज़र और टाई पहन के जाओ, ऐसा कोई मैटर भी नहीं करता इंटरव्यूअर के सामने। वो लोग आपका केवल ये देखते हैं फॉर्मल में आए, जीन्स टी शर्ट में ना आ गए। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और इंटरव्यू रूम के अंदर ना तो आपको रेज्यूम ले जाना पड़ता है, ना आपको फाइल ले जाना पड़ता है, ना आपका मोबाइल, ना आपका पेन, कुछ भी आपको अलाउ नहीं रहता अंदर ले जाना। तो इसकी भी टेंशन मत लेना कि रेज्यूम बनाना या ये कुछ बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, IBPS के लिए। तो ये कुछ ड्रेस कोड ऐसा है कि आप ब्लेज़र ना भी पहने, टाई ना भी पहने तो चलेगा। मैं सिंपल शर्ट और पैंट पहन के गया था। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि वाइट आप पहन के मत जाना, या ब्लैक भी आप पहन के मत जाना, ठीक है, कलर में। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वाइट और ब्लैक में क्या है कि ब्लैक तो पहन के ही मत जाना, लेकिन वाइट में क्या है कि जैसे पसीना आता है तो वो शो होता है, ठीक है। तो शर्ट ऐसा कलर, शर्ट का कलर ऐसा लेना जो पसीना दिखे ना, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैं एकदम प्योर वाइट शर्ट पहन के गया था, मुझे बहुत पसीना आ रहा था, तो वो क्लियरली शो हो रहा था। वो चीज़ शो नहीं होना चाहिए इंटरव्यू के समय, ठीक है। तो एक चीज़ ये आप ध्यान रखना कि वाइट आप अवॉइड करें, ठीक है। उसके अलावा कि मैंने आपको बताया कि ये मैच होना चाहिए नाम, डेट ऑफ बर्थ। अगर मैच ना हो तो क्या, अगर मैच ना हो तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। एफिडेविट बनवा लीजिए और इसको हमेशा हमारे साथ रखें हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मेंस भी देने जा रहे हैं, प्री भी देने, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म में गलत लिखा गया तो आप क्या करें, लिखा गया तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए एक, और आप उसको साथ में ले जाइए कि भैया ये प्रूफ है कि मेरा ये नाम है, ठीक है, यही नाम है, उसमें गलत लिखा गया या ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, और ये करिए आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि एडिट तो होता नहीं है वो, ठीक है। तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए और हर जगह ये यूज़ कीजिए। ये चीज़ ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर गजेटेड ऑफिसर की साइन बोला है कि डॉक्यूमेंट्स पे, फोटोकॉपी पे गजेटेड ऑफिसर की साइन होना ज़रूरी है, तो आपका ये साइन होना ज़रूरी है। आपको गजेटेड ऑफिसर की साइन करवाना ही पड़ेगी। तो आप एडमिट कार्ड में ये देखें, ध्यान रखें कि गजेटेड ऑफिसर की साइन का लिखा है या नहीं। दो चीज़ लिखी रहती है, या तो सेल्फ अटेस्टेड लिखा रहता है, या तो फिर गजेटेड ऑफिसर की साइन लिखी रहती है। अगर सेल्फ अटेस्टेड है तो आपको खुद को साइन करना है हर फोटोकॉपी के नीचे, ठीक है। लेकिन अगर गजेटेड ऑफिसर के साइन लगेगी तो आपको करवाना ही पड़ेगी। गजेटेड ऑफिसर जैसे होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ वकील होते हैं, कोर्ट जज होते हैं, टीचर्स में भी जो अपर लेवल जो टीचर होते हैं, प्रिंसिपल जो होता है गवर्नमेंट स्कूल का, वो गजेटेड ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है गजेटेड ऑफिसर, ठीक है। तो आप उसको, उसकी साइन करवाना आपको कंपलसरी रहेगा अगर मांगी है एडमिट कार्ड में तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। आप, ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर एक भी चीज़ मिस होती है आपकी, तो आप बाहर हो सकते हैं। और वो बहुत, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अगर आप बाहर हो रहे हैं तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। आपको बहुत बुरा लगेगा कि इंटरव्यू में पहुंच के आपका इस चीज़ के लिए, ड्रेस के लिए, या आपके कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस के लिए, या आपके डॉक्यूमेंट की वजह से आप ना हुए, ना हो आपका, तो ये आपको खुद को बुरा लगेगा, ठीक है। तो आप, ये तो मेरा पहला वीडियो था जनरल जनरल चीज़ों के बारे में। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हम इंटरव्यू के अंदर क्या स्ट्रेटेजी या कैसी प्रिपरेशन रखना चाहिए, या क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में मैं पूरा अपना सेल्फ बता रहा हूँ। ये चीज़ें शायद ही किसी ने बताई हो जो मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दूसरों के एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।